चलिए, तो इसके पीछे एक टॉपिक था ओपेरिन एंड हॉल्डेन परिकल्पना। तो ओपेरिन और हॉल्डेन परिकल्पना का केवल पॉइंट बस बताया था मैंने। उसके बाद देखिए तो उसका डिटेल बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत पर निबंध लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा। पहला आता है उसका रासायनिक विकास आता है। ओपेरिन हॉल्डेन के अनुसार रासायनिक विकास में ना प्राथमिक पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था, सरल यौगिक की उत्पत्ति हुई थी, पर्वत, झील, नदी, समुद्र आदि की उत्पत्ति हुआ था, जटिल यौगिक का हुआ था, कार्बनिक पदार्थों का हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, हाइड्रोकार्बन का हुआ था। ये सबको पढ़ते जाएंगे तो उसके बाद आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा कार्बनिक विकास। पहला रहेगा रासायनिक विकास। रासायनिक विकास आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है कार्बनिक विकास। तो कार्बनिक विकास में देखें तो कार्बनिक विकास, जैविक या कार्बनिक विकास, तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है, उसका नाम है कोएसरवेस्ट। क्या नाम इसका है? कोएसरवेस्ट, है ना। तो यहाँ पर कोएसरवेस्ट क्या है ना। एक्चुअली में जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले, है ना, ये कोएसरवेस्ट नामक एक संरचना का निर्माण हुआ था, ऐसा कहना था ओपिरिन का, है ना। तो एक इसका क्वेश्चन बन जाता है कि ओनली कोएसरवेस्ट क्या है, ऐसा कुछ आ जाता है ना। तो उसके लिए देखिए एकदम सिंपल सी है। इसमें नाम तो आपको याद करना पड़ेगा: प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और फास्फोलिपिड्स और फास्फोप्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणु। हाँ, तो जितने भी पदार्थ है समुद्र में थे, है ना, समुद्र के जल में उपस्थित थे, हमको पता है। तो हमको यहाँ डिटेल्स यहाँ शुरू करना है कि एक से अधिक तरह के प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन तथा अन्य अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणु जो कि समुद्र के गर्म सुपरूपी जल में उपस्थित थे। मतलब जितने भी प्रकार के पदार्थ बताया जा रहा है, ये सब जने कहाँ थे? समुद्र के गर्म सूप रूपी जल में उपस्थित थे, क्योंकि पृथ्वी सबसे पहले क्या था? गर्म था, बोले थे ना। तो जो जल है वो भी गर्म ही रहेगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि एक से अधिक तरह के प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, फास्फोप्रोटीन तथा अन्य अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणु जो कि आदि समुद्र के गर्म सूप रूपी जल में क्या थे? उपस्थित थे, ठीक है। और उपस्थित थे ये सब, है ना। तब क्या हुआ? गर्म सूर्य जल में क्या थे? ये उपस्थित थे। उसके बाद क्या हुआ कि इन सब के आपसी आकर्षण के कारण एकत्रित होते गए ये सब जने, जितने भी नए नाम बताया अभी मैंने। फास्फोप्रोटीन है, फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये सब जने, ठीक है। तो ये आपसी आकर्षण के कारण एकत्रित होते गए और जल में एक बड़े कोलाइडिक कण बने। जल में बड़े क्या बने? कोलाइडी कण बने, ठीक है। जितने भी पदार्थ थे, जितने भी बताया मैं, सब मिलकर कोलाइडी कण बनाते हैं। कोलाइड का परिभाषा आप जानती हैं, है ना, 9th क्लास वगैरह हम लोग पढ़े हैं। और आप इस लेवल में बेसिक लेवल भी पढ़ोगे आप, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब आपसे आकर्षण कारण एकत्रित होते गए और एकत्रित होते गए तथा जल में बड़े कोलाइडी कण बने। अब एक कोलाइडी कण बन गया ऐसा, ठीक है, जल में, है ना। अब प्रोटीन के बड़े अणुओं में विद्युत आवेश पाया जाता है। विद्युत आवेश मतलब आकर्षण की जो बल है, आकर्षण बल है, मतलब एक प्रकार से आकर्षण की क्रिया होती है। विद्युत आवेश का मतलब विद्युत आवेश अपनी ओर खींचने का कार्य करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के बड़े अणुओं में विद्युत आवेश पाया जाता है ना। इस कारण इसकी बाहरी सतह पर जल के अणु चिपक गए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि जितने भी प्रोटीन थे, कौन कौन से प्रोटीन हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, प्रोटीन है, ये सब थे ना। ये आपसी आकर्षण के कारण क्या बन गए? एक कोलाइड कण बने, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन भी है ना, क्योंकि प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, यहाँ पर प्रोटीन है। तो अब क्या बताया जा रहा है कि प्रोटीन के जो बड़े अणु हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन पाया जाता था ना, यहाँ पर जो बनाया यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन के बड़े अणु में क्या पाया जाता है? विद्युत आवेश पाया जाता है। इसी कारण इसकी जो बाहरी सतह है, ये जो बाहरी सतह है, ये जल के अणु चिपकते गए इनकी बाहरी सतह पर। तो ये जल के अणु क्या होते गए? यहाँ पर चिपकते गए, ठीक है। जल के अणु क्या होते गए? चिपकते गए, ठीक है, ओके। जल के अणु क्या होते गए? चिपकते गए। अब क्या हुआ कि इस प्रकार बने प्रोटीन के जल सहित बड़े कोलाइडी अणुओं को माइक्रोस्फीयर्स कहा जाता है। मतलब ये पहले प्रोटीन था और प्रोटीन के चारों ओर क्या हो गया?
जल के अणु चिपक जाए, अर्थात इस प्रकार बने प्रोटीन एवं जल के प्रोटीन के जो जल सहित बड़े कोलाइड अणु है उस अणु को क्या नाम दिया गया, माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, सब जने प्रोटीन है ग्लाइकोलिपिड्स आपस में क्या हो गए, आकर्षण हुए, आकर्षण होते गए और जल में बड़े कोलाइडी कण बने और प्रोटीन के जो अणु है वो विद्युत अयस्क पाया जाता है, इस कारण वो किसको खींचने लगे अपनी ओर, जल के अणु को खींचने लगे और जल के अणु क्या होने लगे, चिपकने लगे। इस प्रकार बने प्रोटीन के जल सहित बड़े कोलाइडी अणुओं को, जो बड़े कोलाइडी अणु है उस बड़े कोलाइडी को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, माइक्रोस्फीयर्स कहा जाता है। ओपेरॉन ने इसको माइक्रोस्फीयर्स नाम दिया। ठीक है, माइक्रोस्फीयर्स नाम दिया। ओके, तो अब क्या किया उन्होंने कि ओपेरॉन ने देखा, अपने प्रयोग के क्रम में देखा कि जो विरोधी विद्युत आवेशित माइक्रोस्फीयर्स हैं, ठीक है, विरोधी मतलब एक दूसरे, अब एक ही कोलाइड कण नहीं बना होगा, बहुत सारे कोलाइड कण बने होंगे, उसी तरह एक ही माइक्रोस्फीयर नहीं बना होगा, बहुत सारे माइक्रोस्फीयर बने होंगे। ठीक है, तो ओपेरॉन ने देखा अपने प्रयोग में क्रम में यहाँ देखा कि जो विरोधी विद्युत आवेशित माइक्रोस्फीयर्स हैं, विरोधी विद्युत ना, विरोधी तो मतलब क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस को विरोधी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओपेरॉन ने अपने प्रयोग के क्रम में देखा कि जो विरोधी विद्युत आवेशित माइक्रोस्फीयर्स है परस्पर संयुक्त होकर बड़े स्वरूप वाले घनी प्रकृति की संरचना का रूप लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक माइक्रोस्फीयर है, दूसरा माइक्रोस्फीयर है, तो ये सब जने जो विद्युत विरोधी विद्युत आवेशित माइक्रोस्फीयर है परस्पर क्या होते गए, संयुक्त होते गए और ये सब बड़ा बनते गया, ऐसे बहुत सारे बनते गए। ठीक है, ये बड़ा हो गया। तो ये जो विद्युत विद्युत आवेशित माइक्रोस्फीयर से परस्पर क्या होते गए, संयुक्त होकर बड़े स्वरूप वाले घनी प्रकृति की संरचना का रूप ले लेते हैं। इस बड़े स्वरूप वाले संरचना को माइक्रोस्फीयर से निर्मित होती है। इन बड़े स्वरूप वाली संरचना जो कि माइक्रोस्फीयर से निर्मित होती है, ओपेरॉन ने इसके लिए किसका नाम दिया, कोएसरवेस्ट नाम दिया। ठीक है, मतलब यही कोएसरवेस्ट है ना, कोएसरवेस्ट नाम दे दिया उन्होंने इसको। ठीक है, अब क्या हुआ कि वैज्ञानिक कोएसरवेस्ट को जीवित अणु भी कहते हैं। जीवित अणु मतलब देखिए, जितने भी जीवन की जो अणु हैं, मतलब मनुष्य नहीं बोल सकता हूँ, किसी भी जीव के जितने भी अणु जो उसके जीवन के लिए आवश्यकता है, वो आवश्यक अणु अगर कोएसरवेस्ट में है तो कोएसरवेस्ट क्या है, जीवित अणु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अणु एवं जीव के बीच की अवस्था है। ठीक है, ये अणु है, अणु से बढ़ते बढ़ते जाएगा तो जीव बनेगा, तो सीधी बात है, अणु बीच की अवस्था कौन है, कोएसरवेस्ट, मतलब जीवित अणु है ना। कुछ लाक्षणिक परिवर्तनों के बाद इसमें जीवन के कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे परिवर्तित होते ये क्या हो जाता है, इसमें लाक्षणिक विशेषताएं दिखाई देती हैं या कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो जीवों के लक्षण है। इस प्रकार इसको हम लोग कोएसरवेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको समझ तो आ गया होगा, और देख लीजिएगा, फिर पूछ लीजिएगा किसी भी दिक्कत होगी तो। ठीक है।